नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में आज बात होगी कांग्रेस के दिग्गज नेता जितिन प्रसाद के पाला बदलने और उसके बाद सियासी समीकरणों की, बीजेपी के सियासी दांव के असर की। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी ने जिस मकसद से जितिन पर दांव चला है, क्या वो दांव सही पड़ेगा? माना जा रहा है कि योगी सरकार में ब्राह्मणों की नाराजगी लगातार बढ़ रही थी। पंचायत चुनाव में तमाम ब्राह्मण चेहरे हार गए। इसके बाद संघ से लेकर पार्टी के तमाम आला नेता सक्रिय हुए। माना जा रहा है कि जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल कर बीजेपी ने ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की है। यूपी में ब्राह्मण वोट करीब 12% है। कई सीटों पर ब्राह्मण वोट अहम भूमिका में है। यही वजह है कि सभी दल इस वोट बैंक को साधने के लिए तत्पर रहते हैं। 2007 में बीएसपी ने भी सोशल इंजीनियरिंग का दावा चला था और ब्राह्मण दलित गठजोड़ से 207 सीटें जीती थी। जितिन के जाने के बाद कांग्रेस की कार्यशैली पर, उनके नेतृत्व पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद जितिन का जाना एक बड़ा झटका है। महासचिव प्रियंका गांधी यूपी में पार्टी को मजबूत करने में जुटी हैं, लेकिन उनकी इस कवायद में जितिन प्रसाद दरकिनार थे। कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब एक बार फिर असंतुष्ट नेताओं को निशाना साधने का मौका मिल गया है। दरअसल कांग्रेस वर्तमान और भविष्य की लीडरशिप के बीच उलझी हुई है। जितिन पर कपिल सिब्बल के बयान ने राजनीतिक बहस को भी जन्म दिया। कपिल सिब्बल ने कहा कि अब हम आया राम गया राम से प्रसाद पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं। जहां प्रसाद मिले आप पार्टी ज्वाइन कर लो। बहरहाल यूपी विधानसभा चुनाव को मोदी 3.0 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, लिहाजा बीजेपी यहां हर दांव आजमाना चाहती है। सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी सभी को साधने में कामयाब होगी? क्या होगी यूपी की सियासत की दशा और दिशा? आज हर पहलू से पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी साधने में जुटी बीजेपी, जीत के लिए जितिन पर दांव। क्या मिलेगा ब्राह्मणों का आशीर्वाद? कांग्रेस के अस्तित्व पर फिर सवाल। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बड़े नेताओं को तोड़कर बड़ी चुनौती खड़ी करने वाली बीजेपी अब वही दांव यूपी में आजमा रही है। पहला झटका उसने कांग्रेस को दिया। कांग्रेस के बड़े नेता जितिन प्रसाद को अपना बना लिया। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस और एसपी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने जहां इसे जितिन का स्वार्थ बताया, वहीं एसपी के अनुराग भदौरिया ने इसे बीजेपी की अंदरूनी कलह बताया। ऐसे व्यक्ति को जो कांग्रेस पार्टी ने बढ़ाया, एमपी बनाया, मिनिस्टर बनाया और उसके बावजूद भी अपने स्वार्थ में तो उनको अपना भविष्य स्वार्थ दिखता है, उस वजह से पार्टी छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना, इसलिए जैसे मैंने कहा कि ये वास्तव में बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। अब तो एक बात साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी और केंद्र की बीजेपी के बीच में जो खाई है वो साफ साफ दिखाई देने लगी है। उत्तर प्रदेश के नेता की ज्वाइनिंग दिल्ली में होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश का कोई नेता वहाँ पे नहीं होता है। सवाल ये है कि चुनाव से पहले जितिन को पाले में कर बीजेपी कोई बड़ा गेम कर पाएगी? क्या ब्राह्मणों की नाराजगी दूर हो पाएगी? वैसे जितिन 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में हार चुके हैं, लेकिन वो ब्राह्मण नेता के रूप में बड़ा चेहरा तो है ही। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि योगी सरकार पर ब्राह्मणों की अनदेखी के जो आरोप लग रहे थे, उसे काउंटर करने की कोशिश की गई है। दरअसल यूपी में ब्राह्मणों का एक तबका योगी सरकार से नाराज है। कुख्यात अपराधी विकास दुबे और शूटर राकेश पांडे के एनकाउंटर ने भी इस नाराजगी को बढ़ाया है। यूपी की राजनीति में देखा जाए तो ब्राह्मण समुदाय का हमेशा वर्चस्व रहा है। यूपी में करीब 12% ब्राह्मण वोट बैंक है। कई सीटों पर ब्राह्मणों की आबादी 20% से भी अधिक है, लिहाजा जीत हार में ब्राह्मणों की अहम भूमिका है। 2007 में बीएसपी ने चला था सोशल इंजीनियरिंग का दाव। ब्राह्मण दलित गठजोड़ से जीती थी 207 सीटें। बीएसपी ने 86 टिकट ब्राह्मणों को दिए थे। चुनाव से पहले हर दल की ब्राह्मण वोट पर नजर। एसपी ने भी ब्राह्मण कार्ड खेला था। भगवान परशुराम की प्रतिमाएं लगाने का ऐलान किया था। बात करें कांग्रेस की तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद जितिन प्रसाद का जाना कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े करता है। यूपी में वैसे तो कांग्रेस मजबूत स्थिति में नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी संगठन को खड़ा करने की कोशिश में जुटी हुई है। कांग्रेस विधायक अदिति सिंह का भी कहना है कि पार्टी को मंथन करने की जरूरत है।
आखिर बड़े नेता पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? यूथ लीडर्स हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं ये नेता, तो कहीं ना कहीं ये बस एक परिवार की पार्टी बन के रह गई है। इन लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, इनको मंथन करना चाहिए, क्यों हमारे इतने अच्छे अच्छे नेता हमको छोड़ के जा रहे हैं, क्या कमियां आ रही हैं संगठन में। एक जमाने में कांग्रेस में रहे बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने भी राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने स्वयं कहा कि मैं इस कांग्रेस में रह करके जनता की सेवा भी नहीं कर सकता हूँ। तो अब आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी का नेतृत्व एक तरह से अप्रासंगिक हो चुका है और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया। जितिन की पार्टी छोड़ने पर सचिन पायलट ने भी दुख जताया। हालांकि सचिन खुद बागी तेवर दिखा चुके हैं और वो एक बार फिर बेचैनी महसूस कर रहे हैं। इससे पहले युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी को आईना दिखाया था। बहरहाल यूपी विधानसभा चुनाव को मोदी 3.0 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, लिहाजा बीजेपी यहां पर दांव आजमाना चाहती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या चुनाव से पहले बीजेपी ब्राह्मणों का दिल जीत पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज यूपी से जुड़े इन तमाम सवालों को मतने की कोशिश करेंगे और कांग्रेस की स्थिति को भी आज समझने का प्रयास होगा और बीजेपी को जितिन के बाद जाने के बाद कितना बड़ा फायदा होगा ये भी आज हम समझेंगे। मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, मेरे साथ अश्विनी शाही हैं भारतीय जनता पार्टी से, मेरे साथ डॉक्टर आशुतोष वर्मा जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से और शिवाजी सरकार वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ चर्चा का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अश्विनी शाही आप ही के पास आना चाहूंगा। ये जितिन प्रसाद जब कांग्रेस छोड़ के आपकी तरफ आ गए, कितना बड़ा जैकपॉट आपको समझ में आ रहा है कि पार्टी का लग गया, कितना बड़ा फायदा? देखिए घनश्याम जी, जितिन प्रसाद जी जो है 3 पीढ़ियों से कांग्रेस में रहे, वो लोग अपना बहुत बड़े कद्दावर नेता थे, क्योंकि केंद्रीय मंत्री थे तो कद्दावर नेता हो जाते हैं। आज कांग्रेस भले ही कूड़ा करकट कहे उनको या उनको कहे संदिग्ध कहे, वो उसकी बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो एक कद्दावर नेता थे और वो कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी में अगर आया है तो जरूर भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं से लाभ पहुंचाने की उनका जो व्यक्तित्व है, उनके पिताजी का जो व्यक्तित्व था, उनके चीज पर जो वो काम करते थे अपने इलाके में। चुनाव जीत हार तो सब जगह लगा रहता। राहुल गांधी भी चुनाव हार गए थे, उससे उनको न देखा जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर वो शामिल हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनकी सेवाओं का भरपूर लाभ लेगी और उनको कहां और कैसे उनका लाभ लेना है, उनका क्या व्यक्तित्व है, वो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। अच्छा, किसी भी राजनीतिक शख्स का किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ने का मकसद चुनाव में जीत का होता है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं अश्विनी जी। लेकिन जितिन प्रसाद का रिकॉर्ड देखते हैं तो फिर 2014 में भी नहीं जीते, 2019 में भी नहीं जीते। अब बीजेपी में आके आप कौन सा ऐसा ब्रह्म ज्ञान उनको दे देंगे कि वो राजनीतिक फायदा आपको पहुंचा देंगे? घनश्याम जी, देखिए, सबका नेताओं का जो आना और जाना सिर्फ जो है चुनाव से जोड़कर आप देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप भी जोड़ के देख रहे हैं सर, माने या ना माने आप जोड़ के देख रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी अब कहाँ उनका प्रयोग कहाँ करना है, संगठन में करना है, सरकार में करना है, टिकट नहीं देंगे उनको। अश्विनी शाही ये समझा रहे हैं मुझको कि टिकट नहीं देंगे उनको। आने वाली जगह की चीज है, आने वाले दिनों की चीज है कि भारतीय जनता अभी आपने मुझसे कहा कि उनको कहां जगह दी जाएगी और चुनाव में जीते या ना जीते इससे कोई संबंध नहीं है, इसका मतलब उनको टिकट नहीं देने जा रहे हैं आप लोग। तो राहुल गांधी चुनाव हार गए थे अमेठी से, तो उनको भी खत्म कर दिया जाए, को भी बेकार नेता है। जितिन प्रसाद की आमद आपकी पार्टी में, सर मैं ये समझ रहा हूं आपसे, राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, उसके लिए मेरे पास डॉक्टर अजय उपाध्याय है, मैं समझ लूंगा उनसे उनको। नहीं, एकदम समझना। देखिए, अगर आप कह रहे हैं, मैंने कहा कि वो आए हैं हमारे दल में, हमारा किस लिए आए हैं फिर ये बताइए ना। अभी आप कह रहे हैं चुनाव से जीतेंगे हारेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मैंने कहा कि उनको टिकट नहीं देंगे तो आप कह रहे हैं नहीं हम अभी सोचेंगे बताएंगे, अभी तय नहीं हुआ। सर फिर आने का मकसद है क्या? देखिए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे दल में है, उस व्यवस्था में मैं टिकट की घोषणा नहीं कर सकता हूँ। आज वो कल आए हैं और कयास लगाना आपका काम है। भाई पत्रकारिता सब जगह हो रही है तो उसमें किया जा सकता है, लेकिन अब पार्टी उनका कहाँ प्रयोग करेगी, वो हमारे लिए कैसे है, ये इसका एक मंथन हो रहा है। इसको कुछ सोच कर वो आए होंगे और उनको जगह और स्थान दिया जाएगा, आने वाले दिन में सबके सामने होगा। बड़ा भ्रम दिखाई दे रहा है अश्विनी जी, बड़ा भ्रम दिखाई दे रहा है। ये तो भ्रम की स्थिति है, अभी तो सिर्फ लोगों को तोड़ा जा रहा है, इसका मतलब पश्चिम बंगाल की तर्ज पे। देखिए, तोड़ने की कोई बात नहीं है। कांग्रेस में
इस समय ये बताइए, आपको एक नहीं 100 उदाहरण है। आज हमने आसाम का मुख्यमंत्री बनाया हेमंता बिस्वा शर्मा जी को, 1.5 साल तक राहुल गांधी नहीं मिले। सम्मान चाहिए लोगों को जनता पार्टी में, नेताओं को चुनाव लड़ना और दूसरी बात होती है सम्मान चाहिए। कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहे, किसी से प्रसंग छूटा नहीं है। आज हमने मुख्यमंत्री बनाया उनको। सर, आपके यहाँ भी सम्मान के नाम पे लोगों को मार्गदर्शक मंडल का रास्ता दिखा दिया जाता है, ये भी सब लोग जानते हैं सर। देखिए, अब आप किस चीज को कहाँ जोड़ रहे हैं? अच्छा, आप ही मुझे बता दीजिए फिर मुझे कैसे जोड़ना है सर। हाँ ठीक है घनश्याम जी बहुत बढ़िया आपने सवाल उठाया। मार्गदर्शक मंडल का रास्ता दिखाया गया, जवाब मिल गया, मतलब जवाब समझ में आ गया क्या देना है, बोलिए। नहीं सुन लीजिए, बोलिए जी पूरा कर लेने दीजिए। करिए सर, करिए। एक प्लेट में कुत्ते और नेताओं को बिस्किट अगर खिलाया जाएगा, ये सम्मान ज्यादा बेहतर है। और मार्गदर्शक मंडल से आप कर रहे हैं, वाह भाई वाह घनश्याम जी, क्या नजर है आपकी और क्या नजरिया है आपका, धन्य है और नमस्कार करता हूं मैं ऐसे नजर और नजरिए को कि कुत्ते के प्लेट में बिस्कुट खिलाना नेताओं को और मार्गदर्शक मंडल में शामिल सर। ये इनको दोनों को साथ में लाना या ना लाना सर, ये आपका एनालिसिस है और आप बखूबी जानते हैं सर। आप वाकपटू हैं सर, आप वाकपटू हैं, समझता हूं मैं, समझता हूं शाही। ठीक है, मुझे सम्मान की परिभाषा मत समझाइए सर, फिर कहीं हम दूसरी डिबेट में चले जाएंगे। ठीक है, आप समझा रहे हैं, आप ठीक है, समझ गया। सम्मान जो है मार्गदर्शक मंडल में जाओगी, आप सम्मान की परिभाषा समझाएंगे और हम समझ लें इस चीज को। पर उन लोगों को भी वेटेज नहीं दी ना आप लोगों ने सर। कई लोग आपके हाशिए पे हैं, आपके यहाँ कई लोग हाशिए पे हैं सर। नहीं है कि नहीं है, हर बात को कुत्ते की बिस्किट के प्लेट से नहीं जोड़ सकते सर। कुत्ते के प्लेट में बिस्किट खिलाना नहीं जोड़ना, वो कांग्रेस की रवायत हो सकती है, लेकिन आप पार्टी विद द डिफरेंस है ना। मैंने सम्मान की बात की, रवायत पर मत जाइए। मार्गदर्शक मंडल मतलब अभिभावक हमारा, और हम अपने अभिभावक को कुछ परेशान नहीं करते हैं सर, हम उनको कहीं अपमानित नहीं करते हैं। अभी तो योगी जी को लेके ही जो टसल मची हुई है, उस पे भी बहुत सारी चीजें हैं अब वहां पे। ठीक है, बदल दिया, नहीं को लेकर टसल मची हुई है सर, कहाँ टसल मची हुई है भाई? अच्छा, 2 दिन में सामने आ जाएगा। ठीक है, एक हफ्ते से आप लोग कयास लगा रहे हैं। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए सर। मेरे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय भी हैं। डॉक्टर अजय, असल में कांग्रेस के राजनीतिक आभा मंडल पे जो संकट के बादल छाते रहते हैं, अलग अलग समय में तमाम लोग आपको छोड़कर जाते रहते हैं, कोई पार्टी में रुकेगा कि नहीं रुकेगा, या सब चले जाएंगे? ये यूथ ब्रिगेड को क्या हो गया आपकी? देखिए, जहां तक जितेंद्र भाई की बात है, मैं तो अभी भी उनको भाई ही कहता हूं। उनको इस परिवार ने बहुत कुछ दिया। कांग्रेस का परिवार बड़ा व्यापक परिवार रहा। मैं भी नहीं कहूंगा, उनकी अपनी राजनीतिक सोच थी और उनकी अपनी राजनीतिक समझ थी। पर जब बंगाल का चुनाव वो लड़वा रहे थे, वही प्रभारी थे। आप समझिए, प्रभारी होते हुए रिजल्ट हम लोगों को नहीं आया, उस पर हमको कोई आपने यूपी की सियासत से दरकिनार करते हुए उनको पश्चिम बंगाल भेज दिया, जहां उनका कद था, जहां उनको आका जा सकता था, वहां आपने उनको आका नहीं। घनश्याम जी, कांग्रेस पार्टी में एक राज्य का प्रभारी होना बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उस तरफ से उत्तर प्रदेश के तो यूपी को मजबूत करने में प्रियंका गांधी के कैंपेन में जितिन प्रसाद क्यों नहीं दिखाई दिए? जितिन प्रसाद को साइडलाइन क्यों कर दिया प्रियंका गांधी ने? देखिए, प्रभारी का रोल ये है कि हमारी प्रियंका गांधी जी जैसे नेता उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं। एक राज्य की प्रभारी होना कांग्रेस में एक बड़ा परंपरा है और उसमें बड़ी मशक्कत होती है। इतने कम एज में, इतने कम समय में उनका सम्मान ही था। लेकिन कोई बात नहीं, उनको अच्छा लग रहा है। अचानक 2 महीना पहले तक भाजपा को इतने पानी पी के और गाली दिए होंगे चुनाव प्रचार। आप पुराना एक भी यदि वीडियो निकाल लीजिए सर, असल में आपकी राजनीतिक नाव में छेद हो गया है सर। आपकी राजनीतिक नाव में छेद हो गया है और कोई सवार उस पर नहीं होना चाहता। सबको पता है कि डूब जाएगी। हमारी राजनीतिक नाव में छेद है या छेद नहीं है, ये तो हम संभाल लेंगे। कहाँ संभाल पा रहे हैं सर? आप संभाल कहाँ पा रहे हैं? यही दावे तो आप बंगाल चुनाव से पहले भी कर रहे थे। हर चुनाव में आप कितना संभाल पाते हैं वो हमने देखा। केरल के चुनाव में पीसी चाको आपको छोड़ के चले जाते हैं। पीसी चाको साहब इतने समृद्ध, इतने जी, यदि सिर्फ आपको ही बोलना है, प्रश्न का उत्तर नहीं सुनना, बताएंगे ना सर। सर, अगर आप डिरेल करेंगे, अजय जी देखिए, अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप चुप हो जाइए। आपके पास जवाब नहीं है तो आप चुप हो जाइए सर, ये आपकी आजादी है। मैं लिख रहा हूँ, फिर एक एक करके जवाब ले लीजिए। सर, मुझे ये बता दीजिए, ये सारे युवा चेहरे आपसे छिटक क्यों रहे? युवा चेहरा नहीं दिख रहा है आपको सामने। हमारे जैसे युवा चेहरा नहीं दिख रहे, हम लोग भी युवा चेहरा है।
पीछे जाने कब से क्या तक है पार्टी पता बदल नहीं है ना जाती सर, पार्टी का कब आधार तक है बदल पता जाएगा। नहीं। क्या पता एक कुछ दिन व्यक्ति बाद है। मुझे कहना पड़े डॉक्टर अजय उपाध्याय बीजेपी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, क्या पता मुझे ये कहना पड़ जाए। देखिए आदमी की यदि तासीर बदल जाए, विचारधारा बदल जाए, सोच बदल जाए तो वो आदमी नहीं है। अच्छा। कांग्रेस पार्टी और भाजपा, मैं नहीं कहता हूं कि भाजपा की अपनी एक वैचारिक आधार है, हमारा एक अपना वैचारिक आधार है। हम वैचारिक लेवल पर शाही जी से लड़ रहे हैं, और कल हम शाही जी इधर आ जाए और मैं उधर हो जाऊं तो शाही जी कैसे बोल पाएंगे और मैं कैसे बोल पाऊंगा। ये जनता देख रही है इस देश की कि किन आधारों पर और किन आपके विचार, फिर मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे टोकते हैं। सर मैं ये जानना, आपके विचार ये जो छोड़ के लोग जा रहे हैं वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए। प्रश्न पूछना, मैं आपके प्रश्न पर प्रश्न नहीं करूंगा, आपका काम है प्रश्न पूछना और तीखा प्रश्न पूछना, और मेरा काम है जवाब देना। मैं इसीलिए यहाँ आपके पास हूँ, बस जवाब बीच बीच में हमसे सुन लीजिए। ठीक मैं है इतना आशा करता हूं। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जिन विचारों का ढोल आप पीटते हैं ना डॉक्टर अजय उपाध्याय, उन विचारों से आपके वो लोग कन्विंस क्यों नहीं हो पा रहे जो आपको छोड़ के जा रहे हैं? आप उन्हें नहीं समझा पा रहे, लोगों को क्या समझा पाएंगे? वो विचारधारा के यदि जुड़े होते, उनके पिताजी ने लड़ाई लड़ी थी, याद कीजिए, वही जितिन प्रसाद जी के पिताजी कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, और उसके बाद जब वो हार गए, बहुत कम वोट उनको आया, तो वो कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे, पार्टी कभी नहीं छोड़ी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की भी बात किया जाए तो वो भी इस पार्टी को लगातार सेवा दिए। देखिए, जो विचारधारा के तौर पे रहेगा वो अचानक महात्मा गांधी के हत्यारे के बीच से नहीं चला जाएगा। महात्मा गांधी के पोषक कांग्रेस की पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी में हम सिद्धांतों और विचारधारा पर ही टिके हुए हैं। हम वही लड़ाई लड़ते हैं। कब तक ये बातें, विचारधारा को नहीं मान रहा है, कब तक ये बातें दोहराते रहेंगे सर? कब तक भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे? ठीक है, आप मेरे साथ रहिए। ठीक है डॉक्टर उपाध्याय, आप मेरे साथ रहिए। डॉक्टर आशुतोष वर्मा भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष जी, असल में हालांकि ये मसला बीजेपी कांग्रेस का है, लेकिन फिर भी आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सर यूपी के कॉन्टेक्स्ट में। इस अदला बदली के खेल को आप कहां देखते हैं? देखिए घनश्याम जी, सही की का मसला नहीं है। एक प्रमुख व्यक्ति हम इस पे क्लोज आए हैं, और पिछले कई दिनों से हम बता रहे हैं कि पार्टी के अंदर बहुत और सांच को क्या करता हूं जितिन के साथ में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रहे हैं कि जिस एक ब्राह्मण विरोधी चेहरा बनाया जा रहा है, और ये खबर लोग की तक भी पहुंचती है, आते हैं, और जिस तरीके से लगातार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, दिल्ली तक भी खबरें पहुंच रही हैं। और जो पिछले एक हफ्ते से ये भी चल रहा था कि एक तरफ मोदी सरकार, एक तरफ यूपी सरकार चल रही है जी। आपको पता है, जब जितिन जी ज्वाइन कर रहे थे तो उत्तर प्रदेश की मुखिया और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को हवा भी नहीं थी कि कल मीटिंग हो रही। ये है अलग अलग। उत्तर प्रदेश में सरकार, केंद्र सरकार के अंदर जो जूतम बाजार की चीजें चल रही हैं, ऊपर से बैठ के लगाया जाता है, तो यहाँ पे एडजस्ट है, जिसपे मुख्यमंत्री तैयार। अच्छा आशुतोष जी, आपका ऑडियो ग्लिच आ रहा है सर, आपकी आवाज प्रॉपर ढंग से नहीं आ पा रही है, उसको मैं दुरुस्त करा लूं, फिर मैं आपका रुख करूंगा। शिवाजी सरकार मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं। शिवाजी सर, असल में बीजेपी को बड़ा फायदा हो गया इस जद्दोजहद में या कांग्रेस को बड़ा नुकसान? सर कैसे आप आंकते हैं? देखिए, ये जो सवाल है इतना आसान शायद नहीं है कि एक में बता दिया जाए कि भाई ये एक कद्दू है, कद्दू इधर से उधर चला गया तो जिसके पास कद्दू पहुंच गया उसको फायदा हो गया, और जिसके पास चला गया उसको बड़ा नुकसान हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसको समझना पड़ेगा हमें पूरे उत्तर प्रदेश और भारतीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। जी। एक तो देखिए, हाँ, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में एक समस्या जरूर है कि कांग्रेस जो है तमाम कोशिशों के बावजूद जो है जनमानस में नहीं समा पा रही है, वो जनता से जुड़ नहीं पा रही है। और उसके साथ जो लोग हैं, जब जनता पार्टी से नहीं जुड़ती है, निश्चित रूप से ही कसमसाते हैं। और ये कसमसाहट जो है निश्चित रूप से ही कांग्रेस के तमाम लोगों में दिख रही है। उसी कसमसाहट के तरह वो जो है कहीं नई जो है एक नया घर तलाशने की कोशिश में है कि ये डूब जाए कहीं तो हम रहे जी। अब कांग्रेस इसको क्यों नहीं कर पा रही है, इसका मंथन तो कांग्रेस को करना पड़ेगा, या उसका मंथन अलग से किया जा सकता है, वो एक अलग सवाल है। दूसरी चीज अब देखिए, बीजेपी के साथ कहाँ समस्या आ रही है।
बीजेपी जो है पहले पार्टी विद डिफरेंस होती थी, और उस पार्टी विद डिफरेंस में लोगों के मन में, राजनीतिक दलों के मन में, राजनीतिक नेताओं के मन में एक सामान्य श्रद्धा होती थी कि हाँ, ये पार्टी एक अलग पार्टी है जी जी। और यहाँ जो है एक अलग तरह की राजनीति होती है। यहाँ जो है और दलों में जैसा होता है वैसा नहीं होता है। ठीक है। और समय के साथ साथ हम देखते हैं कि वो पार्टी विद डिफरेंस की जगह डिफरेंट पार्टी हो गई है। वही चीजें जो दूसरी पार्टी में हो रही थी वही चीजें बीजेपी में भी होने लगी, और इसकी जो सबसे ज्यादा छटपटाहट है वो बीजेपी के नेताओं में और बीजेपी के कैडर में देखने को मिलता है। यही हमने बंगाल में भी देखा। बंगाल में भी जितने भी आयातित नेता लोग थे वो बीजेपी की जो असलियत थी, जो बीजेपी की जो पार्टी विद डिफरेंस थी, उसको कहीं रिफ्लेक्ट नहीं करते। और ये देखिए, ये सिर्फ 2 साल के अंदर वो भी बंगाल में 2019 का जो चुनाव है उसको अगर आप देखें जी, तो बीजेपी ने बहुत बड़ी बढ़त हासिल की। बंगाल के लोग बीजेपी की तरफ देख रहे थे, बीजेपी का नाम लेते थे और कहते बीजेपी इज द पार्टी ऑफ द फ्यूचर। पर जिस तरह से उन्होंने कुछ लोग तृणमूल से लेकर आए और कुछ तृणमूल से जो नेता आए, कुछ उनपे ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी भी बड़ी अच्छी थी, पर बीजेपी ने उनको एक किनारे लाके शो पीस की तरह बैठा दिया, उनके ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी का फायदा नहीं उठाया। जी जी जी। तो ये बीजेपी के साथ, बीजेपी जो है रातों रात मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पार्टी में जो है सामान्य जनतांत्रिक जो प्रक्रिया है बीजेपी की, वो कहीं ना कहीं जो है वो कहीं कमजोर पड़ी है। तो बीजेपी में जो है ऊपर से जो आदेश आती है उसके हिसाब से काम हो रहा है, और यही चीज अगर आगे चलती रही तो बीजेपी और कांग्रेस का जो डिफरेंस है वो भी हमें नहीं दिखाई पड़ेगा। आज जो है संक्षेप करते हुए, आज जो है वो कांग्रेस से नेताओं को फिर से जो लेकर आ रहे हैं, वो मुझे लगता है कि बीजेपी के जो कैडर है और बीजेपी के जो वरिष्ठ ब्राह्मण नेता भी हैं, हम इस वक्त चूंकि ब्राह्मणों की बात है, सिर्फ ब्राह्मण की बात हम करते हैं, उनको भी पसंद नहीं आ रही है ये बात। और बीजेपी के अंदर जो है इसके वजह से जो है एक दूसरी कसमाहट शुरू हो रही है। देखिए, बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे संघ से जुड़े हों चाहे बीजेपी के हों, वो जब नाराज होते हैं तो चुपचाप घर बैठ जाते हैं, कुछ बोलते नहीं, कुछ करते नहीं है। बहुत थोड़े से लोग हैं जो इधर से उधर चले जाते हैं, पर आम तौर पर बीजेपी के जो पुराने बीजेपी के लोग हैं इधर से उधर नहीं जाते, वो वहीं बने रहते हैं, चाहे उसके लिए उनको सफर भी करना पड़े। ऐसे में एक ऐसे नेता को लेके आना कांग्रेस का ब्राह्मणों के नाम पे, जिसका ब्राह्मणों पर कितना वर्चस्व है, बिल्कुल वो कांग्रेस भी देख चुकी है। जितिन प्रसाद पहुंच चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में, और कांग्रेस कितने बड़े नुकसान के तौर पे इसे देख रही है या बीजेपी को कितना बड़ा फायदा होगा, ये तमाम तरह के सवालात हैं जो आपके जहन में भी चल रहे होंगे। इन्हीं सवालों को आज हम जवाब के तौर पर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सभी खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अश्विनी शाही मेरे साथ हैं, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी से। तो अश्विनी जी, असल में ये मान लिया जाए कि यूपी में खासकर ये ब्राह्मण कार्ड खेलने की एक कवायद है, क्योंकि मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की तारीफ होती है, फिर पूर्व मुख्य सचिव अनूप चंद्रा पांडे की चुनाव आयुक्त के पद पे ताजपोशी हो जाती है, फिर जितिन प्रसाद का आना, तो मान लिया जाए कि ब्यूरोक्रेसी से लेके सियासत तक ब्राह्मण कार्ड को साधने का प्रयास बीजेपी कर रही है। देखिए घनश्याम जी, ये ब्राह्मण कार्ड और ये नाम देना, आप कोई नाम दे सकता है। अगर विद्वान पहले से, आज से नहीं, जब बड़ व्यवस्था कायम हुई तब से विद्वान ब्राह्मण रहा है, IAS अफसर हमारा विद्वान है, अगर नेता हमारे बेहतर हैं तो हम उनको कहीं हम हाथी में ढकेल थोड़े। बड़ा विद्वान ब्राह्मण रहा है सर, क्या मतलब है इसका? विद्वान हमेशा बड़ा विद्वान ब्राह्मण रहा है, मतलब सर रहा है, ब्राह्मण विद्वान है, ब्राह्मण IAS अफसर हमारा है, ब्राह्मण हमारा नेता है, तो उसको हम कहाँ हाथ पर ढकेल लेंगे? मतलब ये है। ये स्टेटमेंट आपको विवादास्पद नहीं लगती सर? बड़ा विद्वान सिर्फ ब्राह्मण है सर, आप तो समाज को बांटने लगे।
घनश्याम जी, बाकी जगहों पे बैठे वो लोग जो ब्राह्मण नहीं है वो विद्वान नहीं है। खाल नहीं निकालिए बीच में। बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल निकालूंगा सर। मैं खाल की सर मैं इसीलिए बैठा हूं यहाँ पे। मेरा स्टेटमेंट पूरा होने दीजिए। आपका ये कहना कि बड़ा विद्वान सिर्फ ब्राह्मण है, ये कहां तक न्यायोचित है सर? बाकी पदों पे जो लोग बैठे हैं और जो ब्राह्मण नहीं है वो विद्वान नहीं है। घनश्याम जी, मेरे बयान को फिर से चलवाया जाए। भ्रम, आप एंकर होने के नाते भ्रम फैलाने की कोशिश मत करिए। मेरे बयान को फिर से चलवाइए, या फिर से मैं बोल रहा हूँ उसको भारतीय जनता पार्टी आपने मेरे साथ सभी पैनलिस्ट हैं, मैं सबसे ये भी सुनना चाहता हूं कि आपने क्या कहा। आपने क्या ये नहीं कहा कि सबसे बड़ा सर? देखिए उसके बाद क्या करेंगे आप, अगर आपने वही कहा? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैंने जो बोला उसको सुनवाइए। आशुतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आशुतोष कुछ कहना चाह रहे हैं। आशुतोष प्लीज बोलिए। लगता है घनश्याम जी लोग भारतीय जनता पार्टी सुनिए ना, आप सुनिए, पहले उसी स्टेटमेंट की बात हो जाए सर जिसकी आप बात करना चाह रहे हैं। आशुतोष जी, एक यादव पार्टी की पार्टी है, यहाँ पर यादव छोड़ के दूसरा नेता नहीं होता। ये क्या मतलब किसी की वो करेंगे? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास साथ और विकास लेकर चलती है। आप लोग इसको कहीं नहीं लगा सकते हैं। अगर हमारे प्रदेश में ब्राह्मण आईएएस है तो ब्राह्मण आईएएस को जगह देना, कहीं अगर गलत है तो मैं नहीं दूंगा। आपसे पूछ के जगह देना है, आपसे पूछ के देना है, वो बता दीजिए। जिस तरीके से पिछड़ों की आवाज दबाई है ब्राह्मण नेता हमारे इस तरीके से प्रदेश में क्या लाभ है, आपको क्या हानि है? सर ठीक है आशुतोष जी, ठीक है अश्विनी जी आप ब्राह्मणों को तरजीह दीजिए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप ये कह दें कि सबसे बड़ा विद्वान ब्राह्मण ही होता है तो मुझे आपत्ति है आपकी स्टेटमेंट पे सर। मैंने कहा कि ब्राह्मण विद्वान होता है। आपने कहा है सबसे बड़ा विद्वान ब्राह्मण होता है सर। अब इस बहस में नहीं पढ़ रहे हैं, आगे चलिए सर। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा है सर, आपने यही कहा है। मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा शो की, फिर आप मुझे बता दीजिएगा। इस शो की रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा सर, फिर आप मुझे बताइएगा। ठीक है, आगे बोलिए सर। ये देखिए घनश्याम जी, सर होने का मतलब नहीं है बिल्कुल सर, एंकर होने का मतलब है कि मैं आपके हर शब्द का मतलब समझूं। आप कुछ भी आके कह के चले जाएंगे तो नहीं चलेगा। अश्विनी शाही, अगर आप कुछ भी आके कह के चले जाएंगे तो नहीं चलेगा। मैं काउंटर करूंगा आपको सर, एक नहीं 20 बार करूंगा। शब्दों को मेरे मुंह में नहीं डाल सकते। बिल्कुल, मैं आपके शब्दों को अपने मुंह में कैसे बाकी पैनलिस्ट बैठे सबने सुना है, आप सबको बेवकूफ समझ रहे हैं सर। आपने भी सुना, मैं अभी भी कह रहा हूँ ब्राह्मण विद्वान है, ब्राह्मण हमारा बड़ा अधिकारी है, यहाँ पर है तो हम कहाँ ले जाएंगे उसको? सर आप समाज को मत बांटिए सर, समाज को बांटना ही गलत है असल में। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेकर चलती है। आगे बढ़ा जाए डिबेट के मुद्दों पर आए हम लोग। इंडिविजुअली वो लड़ रहे हैं अश्विनी शाही जी। अश्विनी शाही जी आपको आवाज मिल रही है? हाँ आ रही है जी तो मुझे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का आ क्या रहा हाल आ रहा हूँ अजय जी आपके पास भी आ रहा हूँ। शायद आपने भी वो ना सुना हो जो अश्विनी शाही ने बोला ही नहीं, जो सिर्फ मैंने सुन लिया। ये हो सकता है, मैं आपसे ले लूंगा कमेंट उस पर। लेकिन अश्विनी शाही मुझे ये समझा दीजिए सर, ब्राह्मण कार्ड कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है और जितिन प्रसाद के आने के बाद आपको क्या लगता है जो ब्राह्मणों की उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी ने की है पिछले दिनों में, जो पंचायत चुनाव में भी हमने देखा, क्या कुछ भरपाई कर पाएंगे जितिन प्रसाद? क्या वो उतना बड़ा चेहरा है ब्राह्मणों के लिहाज से? देखिए हमारे लिए अगर बड़ा चेहरा है, अभी हमारे पास और लोग भी आएंगे, सारे बड़े चेहरे होंगे। अभी अच्छा। लाइन लगी है, अभी राजस्थान से सचिन पायलट का बयान आया है, उनको 10 महीने से उनकी बात नहीं मानी जा रही है, तो अभी बहुत लाइन लगी है। अभी उसकी चिंता मत कीजिए। और कार्ड खेलने की बात, कार्ड कहीं नहीं खेल रहे हैं। मूंग की दाल वैसे भी हिलिंग भी हमेशा पार्टी में रहा है और हर बिरादरी का सम्मान रहा है। हमारे दल में जो भी है, हमारे दल का नारा ही है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। कोई हम ना कार्ड खेलते हैं, ये कार्ड खेलने वाले सपाई बैठे हैं। और कांग्रेस के भाई अजय भाई जो हमारे हैं, इनके हाथ तो आज तक एक मतलब अध्यक्ष नहीं चुना गया। वहां पर कितने नेता छोड़कर भागे राहुल गांधी के, प्रियंका जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश से। ये सोचने का विषय है। आज वो हमारे यहाँ आए तो हमसे सवाल का विषय नहीं है घनश्याम जी। सवाल का विषय है कि कांग्रेस इतने बड़े नेता क्यों छोड़ रहे हैं, क्या क्यों अपमानित महसूस कर रहे हैं? आप असल में हर चुनाव से पहले, अश्विनी शाही असल में हर चुनाव से पहले आप ये तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। अभी देखिए सचिन पायलट को लेकर भी उम्मीद है।
देखिए, जिसका कोई भी नेता होगा, उनके यहाँ सचिन जी ने अभी एक बयान दिया, कल मैं सुन रहा था कि 10 महीने से हमको जो वादे किए गए वो नहीं पूरे किए गए। तो अगला टारगेट सचिन पायलट है, फिर मैं ये समझूं? भाई स्वागत है, अगर वो आएंगे हमारे यहाँ स्वागत है उनका। ठीक है। तो डॉक्टर अजय उपाध्याय किस किस को रोक लेंगे सर? आपके यहाँ कोई टिकना ही नहीं चाहता, और देखिए अश्विनी शाही ने परोक्ष रूप से ये भी समझा दिया कि अब सचिन पायलट की बारी है इनके बाद। बड़ी ब्रेकिंग दे दी अश्विनी शाही ने असल में। देखिए, मैं तो चाहता हूं कि जो भाजपा है, भाजपा कांग्रेस के बिहाफ पर कांग्रेस के लोगों को लेके ही चले, क्योंकि भाजपा के पुराने जो साथी इनके हैं, जिन लोगों ने बुरे दौर में काम दिया, समय दिया, अडवाणी जी अरे छोड़ दीजिए सर, भाजपा को मत समझाइए। डॉक्टर अजय उपाध्याय, मुझे भाजपा आपसे नहीं समझनी है। मुझे ये बताइए, आप अपने लोगों को क्यों नहीं रोक पा रहे? राहुल के इतने कड़े तेवर हैं। सुनिए मेरी बात, राहुल गांधी के वैक्सीन को लेके, कोरोना को लेके इतने कड़े तेवर है, लगातार सरकार को वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को चौतरफा हमले कर रहे हैं। उसके बाद भी तमाम लोग ये उम्मीद क्यों नहीं कर पा रहे कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का उद्धार हो पाएगा वहां पे? ऐसा क्यों नहीं है? ये प्रश्न नहीं है। और एक अच्छा, प्रश्न भी आप ही बताएंगे मुझे। जाने से या किसी व्यक्ति के जाने से पार्टी का कमान बदल जाएगा और पार्टी का नेता सिर्फ एक व्यक्ति नहीं जाता ना आपके यहाँ? आपके यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति गया है सर। उस हिसाब से सुन लीजिए, 10 सेकंड मुझे दे दीजिए। कहिए सर 20 सेकंड है, 20 सेकंड है, कहिए। 10 सेकंड नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी जी और मोदी जी का क्या आपस में लड़ाई है, पूरा देश देख रहा है, लेकिन ये चूंकि नैरेटिव सेट नहीं करेगा, इसलिए ये एजेंडा आज का डिबेट का आपका नहीं बनेगा। 3 बार बुलाने के बाद आज 4थी बार बुलाने पर गए हैं, और कैसे सेटल हुआ है सब जान रहा है। उत्तर प्रदेश में शाही जी को पता है, इनके 100 से ज्यादा विधायक जो है विधानसभा तक में विरोध कर दिए, और 4 MP ने लगातार विरोध का दर्ज कराया है। इनके राज्य के अंदर की बात है। 2 उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री का क्या हाल है? सर एक एक करके, सर एक एक करके। अश्विनी जी आ जाऊंगा, एक एक करके। ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री भी है। आशुतोष जी आ रहा हूं। कितना ही सम्मान दे रहे हैं सबको पता है। तो जितिन प्रसाद जी गए हैं, ठीक है, उनको आप रखिए, बड़े प्यार से रखिए, उनको दुल्हा बनाइए उत्तर प्रदेश में। मुझे आशा है आप मुख्यमंत्री का कैंडिडेट उनको बना दीजिए, इससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप लड़िए, लड़ाइए, इसी तरह लेन देन करके लड़िए। आप लोग बैकअप में रहिए। जितने बहुत गजब है सर, अजय जी बहुत गजब है। असल में आप अपनी कमियां तो कम नहीं कर पा रहे, ओवरकम नहीं कर पा रहे, आप बीजेपी को घेरने लगे हैं। सर बीजेपी से कहां मुकाबला है आपका? आप देश में बताइए ना मुझको। आप मुझे ये बताइए, अखिल भारतीय पार्टी होने के नाते आप क्यों नहीं? सर आप मुझे बताइए, बीजेपी से कैसा मुकाबला है? पॉलिटिक्स हुई सबको पता है, मध्य प्रदेश में पोटली पॉलिटिक्स हुई सबको पता है, मणिपुर में पोटली पॉलिटिक्स हुई सबको पता है, बंगाल में क्या हुआ पूरा देश देख लिया कि किस तरह से अंतिम समय में ये दूसरे पर ही निर्भर होते हैं, अपना आत्मनिर्भरता छोड़ देते हैं, दूसरे को निर्भरता लेते हैं। और ये सारे निर्भरता के बाद हाल क्या है सब जान रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोरोना के कारण बहुत सारा विसंगतियां हुई है, लोग की जान गई है। आज पार्टी की हालत खराब है, इनको चुनाव सिर्फ दिख रहा है, इन्हें लोगों की जान माल की परवाह नहीं है। अभी भी कोरोना से हजारों लोग संक्रमित हैं और लाख के तकरीबन लोग जा चुके हैं। ये अपना जान बचाने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नई एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। और एक दो नेता ऐसे हैं, अभी और पार्टियों में होगा। कल ही तो पूर्व मंत्री इनके चले गए सपा में, इस पर कोई डिबेट नहीं होगा। भाई मंत्री थे वो भी, उन पर आपके यहाँ तो कोई नहीं आ रहा ना? आपके यहाँ कोई नहीं आ रहा है? हमें आपके यहाँ कोई नहीं आ रहा है? की जरूरत नहीं है हमको, ऐसे सर कोई आना ही नहीं चाहता आपके यहाँ। जो सिद्धांत आप में किसी को उम्मीद ही नहीं दिखाई देती, आप में वो बात ही नहीं है। जो विचार के साथ नहीं रहेगा, जो सिद्धांत के साथ नहीं रहेगा, जो गांधीवादी सोच को नहीं रखेगा, जो प्रसाद की बीजेपी में जाने की, और साथ ही साथ कांग्रेस को क्या नुकसान होगा और बीजेपी को क्या फायदा होगा। हमारे साथ आशुतोष जी भी हैं, डॉक्टर आशुतोष शर्मा, समाजवादी पार्टी से। डॉक्टर आशुतोष प्लीज अपनी बात पूरी करिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले। हाँ माफ कीजिएगा, मेरा ऑडियो खराब हो गया। ठीक हो गया सर, बोलिए प्लीज। देखिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके से 2 फाड़ हो चुके हैं, वो एक इस तरीके से है कि केंद्र की जो सरकार है वो और राज्य की सरकार है वो आपस में कोई भी समन्वय नहीं है। कल जितिन प्रसाद ने जब ज्वाइन किया तो ये यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के जो लोकल लीडरशिप है, यहाँ का संगठन उत्तर प्रदेश की भाजपा को, इसको भनक भी नहीं पड़ी। और लगातार इस तरीके से ये बोला जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक खेमा तैयार किया जा रहा है, जिसमें अरविंद कुमार शर्मा को पहले लाया गया 3 महीने बाद, और अब ये जितिन प्रसाद को लाया जा रहा है। हालांकि उनका आंतरिक मामला है, लेकिन मुझे लगता है किसी भी पार्टी से अगर कोई व्यक्ति जाता है तो डेफिनेटली उस पार्टी का नुकसान हो, चाहे वो कितना बड़ा हो और चाहे कितना छोटा हो।
जहां तक ब्राह्मण पॉलिटिक्स की बात है, मुझे लगता है ये वही जितिन प्रसाद हैं जो 3 महीने पहले, आपको याद होगा, ब्राह्मण चेतना मंच बना के पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे और जितने भी ब्राह्मणों की उत्तर प्रदेश में हत्याएं हुई हैं या जेल भेजे गए हैं या उनके साथ गलत काम हुआ है, उनकी लिस्ट बना के पूरे उत्तर प्रदेश के जिलों में घूम रहे थे और कहते हैं ये योगी की सरकार ब्राह्मण विरोधी सरकार। ये नारा भी था उनका, आपने कई बार देखा होगा, वो शंख बजा रहे थे, टीका लगा रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये वही जितिन प्रसाद हैं 2014 में हारे, 2017 में विधानसभा हारे, 2019 में हारे और अभी हाल ही में पंचायत चुनाव में अपनी भाभी को भी नहीं हरा पाए? वो क्या ब्राह्मणों के लिए करेंगे वहां पर जाके, और क्या करेंगे उस ब्राह्मण चेतना मंच के साथ? क्या उन्होंने छला नहीं यहाँ पे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों के साथ कि अपनी महत्वाकांक्षा लेने के लिए वो आप कहीं भी किसी की भी गोद में जाके बैठ सकते हैं? मुझे लगता है कि राजनीति में ये बहुत ही गलत कदम है। और रही बात, बिल्कुल कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी इस तरीके से टूट के बिखर रही है, तो कहीं ना कहीं परेशानियां हैं कि दोनों के। अच्छा आशुतोष जी, ये आना जाना नया है क्या सर? आपके यहाँ तो चाचा ही छोड़ के चले गए थे, आपको तो इतना अजीब नहीं लगना चाहिए। नहीं, हमने तो ये बात ही नहीं कर। राजनीति में कोई आता है कोई जाता है, लेकिन कभी कभी इतने जो है बिल्कुल सर, आपके यहाँ तो जो फजीहत हुई थी 2017 में, हमने देखा सर, घर के बर्तन चौराहे पे फूटे थे, हमने वो भी देखा था सर। नहीं, हमने उसको सुलझा भी लिया, हमने सुलझा लिया, हम साथ में हैं इस समय। अच्छा, खड़े हुए हैं साथ में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहीं पे कोई नहीं आता जाता है, लेकिन जो आदमी 2 महीने पहले ये बोले कि मैं ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ रहा हूँ और 1 महीने बाद जिससे लड़ाई लड़ रहा है उसी के साथ बैठ गया हो जाके और बताने लगाओ, तो मुझे लगता है इतनी भी राजनीति में तो ये भी हो सकता है ना, उनको ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ने के लिए बीजेपी ही वो एक ऐसा मंच दिखाई देता हो जिसके जरिए वो अपनी बात अच्छे से पहुंचाए। हम इसे ऐसे भी तो समझ सकते हैं आशुतोष जी। आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि जिस बीजेपी के खिलाफ वो लड़ रहे थे और ब्राह्मणों की दुहाई दे रहे थे कि ये योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी सरकार, तो हमें लगता है या तो रिवाइंड में जाकर उसको डिलीट कर दें, अगर ऐसा कर सकते हैं। और या फिर आप लगता है कि ब्राह्मण जो है इतना भी ना समझ नहीं है कि ऐसे लोगों को ना समझे कि जो अपना पंचायत चुनाव ना जीत पाए वो ब्राह्मणों की क्या सेवा करेगा। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक जमीन भी समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है, शिवाजी सरकार भी मेरे साथ है। तो शिवाजी सर, ये ब्राह्मण कार्ड कितना इंपॉर्टेंट है सर यूपी के कॉन्टेक्स्ट में? 12% ब्राह्मण, लेकिन क्या सिर्फ इसी के सहारे नैया पार हो जाएगी? क्या इस तरह के चेहरों को लाके जो एंटी इनकम्बेंसी है वो खत्म हो जाएगी सर? अगर कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी की जो बात है, तो एंटी इनकम्बेंसी तो ऐसी आसानी से नहीं खत्म होती, उसकी बहुत सारी वजह हैं जी। इसके बारे में तो शायद अलग से बात करनी पड़ेगी, पूरी अलग से ही आपको चर्चा करनी पड़ेगी कि एंटी इनकम्बेंसी क्यों है। ठीक है, एक चीज जो है, ब्राह्मण 12% जरूर है, पर ये और ठाकुर, ब्राह्मण और ठाकुर जो है यूपी के पॉलिटिक्स में वो काफी महत्व रखते हैं। पुराने ऐतिहासिक कारणों से हो सकता है, जमींदारी की वजह से हो सकता है, तमाम चीजें हैं। ब्राह्मण और ठाकुरों से कहीं ना कहीं परिवारें जुड़ी हुई होती हैं और उसका असर हम देख चुके हैं कि कांग्रेस ने भी वहां राज किया इतने सालों तक, तो इसी कॉम्बिनेशन की वजह से किया। बीजेपी देखिए, बीजेपी ने भी उसी चीज को किया था। जब बीजेपी अपने शबाब पे आई थी तो उत्तर प्रदेश के बीजेपी के जो अध्यक्ष थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, और उन्होंने बीजेपी को बहुत आगे बढ़ाया और बीजेपी को एक समर्थ और सक्षम बनाया जी। पर बीजेपी के नेतृत्व में एक मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल एक समस्या है। जो सक्षम होता है, जो डिलीवर कर सकता, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ लोग उनसे जो है एक सहमे हुए रहते हैं और सहमे हुए रहने की वजह से वो कोशिश करते कि इनको हटा दो, और जब उनको हटाते हैं तो पूरी पार्टी का जो अंदरूनी जो स्ट्रक्चर है उसमें कहीं ना कहीं बिखराव आ जाता है जी। और उस बिखराव का जो आज जो हम उत्तर प्रदेश की बीजेपी की अगर सिर्फ बात करें हम, वो जो हमें बिखराव दिख रहा है। और एक देखिए, कांग्रेस के जमाने में भी ये चीजें ऐसा नहीं है, हर रेजिम में ये सवाल उठते रहते हैं, ब्राह्मण ठाकुर और ये सारी चीजें जातियों का जो है सामान्य वो उठता रहता है। पर कांग्रेस में जो है एक चीज जो होता था, नेता किसी भी जाति का दूसरे जातियों के लोगों को साथ लेके चलने की कोशिश करता था। पर इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो है हम देख रहे हैं कि जिस जाति से भी नेता हैं वो दूसरे जातियों के साथ मिलकर नहीं रहना चाहते। हम भूल जाते हैं कि भारत का जो समाज है एक सोशल कोalition है और उसमें सबको लेकर चलने की हमें जरूरत है।
अब उस जरूरत को बीजेपी के नेता भी समझते हैं। उन्होंने कहा कि हम एक नेता को हम आयात कर लेते हैं कांग्रेस से, वो इसको दिखा देंगे। पर मेरे ख्याल में बीजेपी के जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है उसको अगर वो सुधार लेते, बीजेपी में आज भी बहुत से अच्छे नेता हैं जो संघ से भी जुड़े हैं और बीजेपी में भी अपना अच्छा दखल रखते हैं, तो उनको अगर सही जगह देते, सही तरीके से उनको प्रोत्साहित करते, बीजेपी को ज्यादा लाभ होता। आयातित नेता जो खुद उनका इतना वर्चस्व होता तो खुद ही जीत कर वहां आ जाते, वो अगर नहीं आए हैं तो सवाल है कि क्या कांग्रेस के में ऐसे अगर वो निकल के चले गए थे कि कांग्रेस का लॉस है। मैं समझता हूँ इसमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, ये कांग्रेस का लॉस एज सच नहीं है एक तरह से अगर देखा जाए, पर बीजेपी का गेन है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का इससे कोई गेन होगा, क्योंकि बीजेपी को जो पुराने ब्राह्मण नेता हैं और जो नए ब्राह्मण आ रहे हैं, इनमें आपस का टकराव बढ़ता जाएगा। जो मध्य प्रदेश के अभी जिक्र किया किसी ने मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में, तो वो टकराव यूपी में अगर हमें दिख जाएगा तो बीजेपी को कितना लाभ होगा आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं बीजेपी को इतना बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है सर, आप मेरे साथ रहिए प्लीज। सुनी जी, क्या यूपी में जाति की सियासत इतनी गहरी हो गई है कि तमाम काम करने के बावजूद, विकास की बात करने के बावजूद, लोगों में एक रूपता और समरूपता की बात करने के बावजूद इस तरह के चेहरों की जरूरत हो जाती है जो कम से कम वोट बैंक के लिहाज से आपको फायदा पहुंचा जाए? सर, सारे काम गौड़ हो जाते हैं क्या? जी देखिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात मत कीजिए, हिंदुस्तान इस समय इस तरीके से हर राजनीतिक दल में, हर प्रदेश में जातियों की राजनीति होती, इसमें कुछ कहने की कोई बात नहीं है। हर आदमी क्वेश्चन संभालता है। बात आज जो हम लोग जितिन प्रसाद पर कर रहे हैं उसमें सिर्फ जातीय समीकरण को आप मत देखिए। हमारे यहाँ बहुत से लोग, अभी चुनाव आने दीजिए, आने वाले दिनों में और भी दलों से लोग जो है हमारे तरफ आएंगे, हो सकता है कुछ हमारे दलों से भी लोग कहीं और जाएं, ऐसा नहीं है। ये सब चीजें क्रम चलता रहता है। लेकिन आज आपने जो बहस का मुद्दा रखा है जितिन प्रसाद जी का, उसके जड़ में जाना जरूरी है कि वहां पर क्या स्थिति क्या हो गई है कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी होकर रह गई है। और आज देखिए, एक उन्हीं की विधायक अदिति सिंह ने कल ही कहा कि पारिवारिक पार्टी है। जितिन प्रसाद जी ने जब ज्वाइन करने के बाद पहला प्रेस किया तो आप लोगों के सामने कहा कि एक सबसे बेहतर संस्थागत लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जहां पर कम से कम सम्मान तो है। मैं दो चार वाकई आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस में सिर्फ एक परिवार एक लाइन पर घूमता है, गांधी परिवार के बीच में। सीताराम केसरी एक बार एक दलित इनके यहाँ अध्यक्ष बनाए गए थे, उनका क्या हाथ हुआ सब लोग जानते हैं। नरसिम्हा राव जैसा विद्वान व्यक्ति प्रधानमंत्री बना, उसके 100 के साथ क्या किया गया ये कोई चीज से छुपा नहीं। तो सम्मान की बात जब आती है तो भारतीय जनता पार्टी में चाहे वो दलित हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, कोई भी जात का हो, वहां पर सम्मान मिलता है। क्योंकि हमारा, मैंने दोहराया इस चीज को कि हमारा नारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। यहाँ पर हमारे वर्मा जी बैठे हुए हैं, सपा के प्रवक्ता। मैं इससे भी कहना चाहता हूँ कि ये कम से कम उस दलगत राजनीति में मतलब आकंठ से डूबे हुए हैं। इनके यहाँ सिर्फ यादव और मुस्लिम छोड़ के कुछ है ही नहीं है। उसके बाद ये ब्राह्मणों की राजनीति करते हैं, किसी परशुराम की मूर्ति लगवाते हैं, पूछिए इनसे क्यों लगवाते हैं। हर जगह राजनीति है, लेकिन सबको मिलाकर चलना, और सबने हमारे ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एकदम 100% भरोसा करके हमको उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में स्थापित किया, पूर्ण बहुमत से जिताया। उसमें सभी दलों का साथ था। तो जाति की राजनीति होगी ना सर, मतलब जो जाति की राजनीति से पीछा नहीं छुड़ा सकते, इसका मतलब? देखिए, इसको अगर बयान को अन्यथा न लिया जाए तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, घबराइए मत सर, बिल्कुल नहीं लूंगा अलग। होती आई है और होगी आगे भी, एकदम होगी। कहीं जाति जब है तो उसको आप काट थोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो काट नहीं सकते हैं। हर दल के लोग जातियों पर डोरे डालेंगे, ठीक है, हमारे साथ आ जाइए। मुस्लिम जो है, सपा कहती है मुस्लिम और यादव हमारे साथ आ जाएंगे। तो फिर विकास की बातें तो गौड़ हो गई ना, विकास की बातें फुस हो गई। फिर विकास क्या फायदा करके, रोड बना के, सड़क बना के, पुल बना के, सुरक्षा देके, क्या मतलब? अंततः अगर वही होना है तो फिर काम करने की जरूरत क्या है? डॉक्टर आशुतोष कुछ कह रहे हैं, फिर मैं डॉक्टर उपाध्याय आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आशुतोष जी। देखिए, ये घनश्याम जी, मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं और ये बोल रहे हैं कि जातियों की राजनीति होगी और हमारे वहाँ सबका साथ सबका विकास होता है। उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी में प्रचलित है कि जिस तरीके से गरीब, दलित, पिछड़ों का शोषण इनकी पार्टी में होता है, सिर्फ दरबान बना के रखते हैं, वो कोई जानता है, सब पूरा प्रदेश जानता है।
2017 का चुनाव याद है आपको? आ रहा मेरी बात हूँ सुन लीजिए, मैंने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया आपको। 2017 का चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को जो हाईकमान बनाता है कि आप इनको जो है महेंद्र नाथ पांडे को हटा के इनको बना दीजिए प्रदेश अध्यक्ष। वो जी जान से लड़ते हैं, नया चेहरा होते हैं और पिछड़ों को आकर्षित किया जाता है। जब मुख्यमंत्री बनने का नाम आता है तो भारतीय जनता पार्टी ठीक है, ठीक है, आप मुझे बता दीजिए, ठीक है सर मैं आखिरी पड़ाव में हूँ, डॉक्टर उपाध्याय के पास भी जाना है। सर लास्ट फेज में हूँ सर, एकदम से प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा सर। ठीक है डॉक्टर अजय उपाध्याय, क्या कांग्रेस खुद के कायाकल्प करने के दावे को खत्म कर चुकी है? संक्षेप में जवाब, अगर सवाल सुन लिया हो तो सर प्लीज। ठीक है डॉक्टर आशुतोष, ठीक है अजय जी और आप बात करते हैं 2-3 बातें उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी कांग्रेस में नहीं है। 30 सेकंड में सर प्लीज। पूछना चाहता हूँ शाही जी, 30 सेकंड में तो फिर मत बुलवाइए हमें, फिर क्यों बुलवा रहे हैं सर? बोलिए जब सर वाइंड अप करना है सर, आप तो शिकायत करने लग जाते हैं, उखड़ने लग जाते हैं डॉक्टर उपाध्याय, आप उखड़ने लग जाते हैं बहुत जल्दी सर। टीवी में बैठे ना सर, टीवी की चीजें भी समझनी होंगी हमको। बोलिए लगातार बोलते रहे, फिर करने से बोलिए सर, बोलिए, टाइम जा रहा है, प्लीज बोलिए। लगातार बोला कि कांग्रेस में डेमोक्रेसी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा में कब चुनाव हुए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष के? याद कीजिएगा जरा सुनी जी, साई जी, और जरूर बताइएगा अगले प्रोग्राम में। जहां तक आपने सीताराम बोले दीजिए, अश्विनी शाही बोले दीजिए ना सर, आप एकदम नहीं करेंगे सर। कांग्रेस माना कि बिखर रही है, लेकिन बोलने तो देंगे आप। सीताराम केसरी जी, आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, याद करा देता हूँ मैं बिहार से हूँ। पिछड़ा समाज से थे, ठीक है, हमारे शीर्ष नेता थे और उनका पूरा सम्मान हमने रखा। ठीक है, सम्मान किए, बड़ी बहस है, मेरे पास समय इतना नहीं है मैं आगे चर्चा को बढ़ा पाऊं। बहुत माफी के साथ डॉक्टर उपाध्याय आपको रोक रहा हूं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, चर्चा में जुड़े, अपनी राय रखी। तो ये वो कहानी है असल में जो राजनीति से जुड़ी हुई दिखाई देती है। और चुनाव से पहले, जी हां, यूपी चुनाव से पहले अब आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। और डिबेट में एक बात जो निकल के आई कि अब जितिन प्रसाद के बाद उम्मीदें की जा रही है कि सचिन पायलट भी बीजेपी का रुख कर लेंगे। कब होता हुआ नजर आएगा, इस पर इंतजार करना होगा। फिलहाल आज के लिए लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।